हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिंह। और आज हम करने जा रहे हैं वापस से हिटलर भैया वाला चैप्टर और ये है उसका पार्ट 2। तो आज हम देखेंगे कि भाई वो कैसे आ गया पावर में। हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। तो अब वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। थोड़ी सी हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। He earned many medals for bravery in the First World War. Means वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी था जर्मनी की तरफ से और उसे बहुत सारे मेडल्स भी मिले ब्रेवरी के लिए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। अब जो जर्मन जो हार गया ना, अब उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा, अफसोस हुआ और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया इन सारी चीजों पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिटलर की फोटो, कितना एकदम गुस्से में है खड़ा यहाँ पे। द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस मेड हिम फ्यूरियस। अब जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन कर दी थी भाई वीमर रिपब्लिक ने जर्मन की, अब उसको ये देख के भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ही जॉइंड द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसको क्या नाम दे दिया, उसका नाम चेंज करके दे दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो ये दोनों वर्कर्स पार्टी सेम है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। दिस लेटर केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। और इसको ही बाद में क्या जान के कहने लगे, नाजी पार्टी। किस नाम से जाने लगा ये बाद में, नाजी पार्टी के नाम से। और इसका सिंबल क्या था, मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, यस, स्वास्तिक। नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। अब जो ये नाजिज्म है एक मास मूवमेंट बन गया कब, जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। क्या है ये ग्रेट डिप्रेशन? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब यूएसए का क्रैश हो गया था तो जर्मन में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। तो ये बात सभी को पता है ना, नहीं पता है तो डू वॉच माई लास्ट वीडियो। द नाजी प्रोपेगेंडा स्टेड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। अब जो नाजी है, नाजी पार्टी जो है वो बताती है कि अगर आप उन्हें सपोर्ट करोगे तो आपको एक बेटर फ्यूचर मिलेगा। उनके एजेंडास थे ये प्रोपेगेंडास। हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर। और जो हिटलर था वो भी, उसकी आवाज तो आप गुस्से में देख ही सकते हो, उसकी फोटोज है, वो एकदम पावरफुल कड़क आवाज के साथ मस्त बोलने वाला एक स्पीकर था। ही प्रॉमिस्ड द पीपल अ स्ट्रॉन्ग नेशन वेयर ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट। अब उसने क्या प्रॉमिस किया, जैसे कि आप जानते ही हो कि वीमर रिपब्लिक ने जब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन की थी तो उसके बाद से बहुत ज्यादा उनको कंपनसेशन पे करना पड़ रहा था और उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज जो थी वो कम हो गई थी। अब उसने, हिटलर ने क्या प्रॉमिस किया कि वो एक ताकतवर नेशन, ताकतवर देश बनाएगा और जहाँ सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। His politics included the significant rituals and spectacle in mass mobilization. अब जो उसकी पॉलिटिक्स है वो सारी एक सिग्निफिकेंट रिचुअल्स के अंदर है और मास मोबिलाइजेशन पे ये आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनका सिंबल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्वास्तिक स्वास्तिक लेके सब घूम रहे हैं। Hitler understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. ये सेम पॉइंट रिपीट हो गया है गलती से। He used the swastik symbol, red banners, pamphlets, and ritualized rounds of applause to get great effect during his massive rallies. अब उसने स्वस्तिक का सिंबल यूज किया, रेड बैनर्स के ऊपर पैम्पलेट्स रिचुअलाइज किए, राउंड बनाए, बहुत सारे उनको ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज भी मिले। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a मसीहा, a savior. अब जो ये नाजी प्रोपेगेंडा है उसके हिसाब से आप जब देखोगे उस वक्त लोगों को क्या लगता था कि अब हिटलर ही है भाई, इन्हें हिटलर ही बचा सकता है। और उन्होंने हिटलर को कैसा दिखाया, मतलब नाजी पार्टी ने कैसे दिखाया हिटलर को, जैसे कि वही एक मसीहा है, वही एक सेवियर है और वही आप सभी को बचा सकता है। डूबते को तिनके का सहारा किससे मिलेगा, हिटलर द मसीहा से। The destruction of democracy. On 30 January 1933, Hitler was offered the chancellorship by President Hindenburg. अब जो है 30 जनवरी को 1933 में हिटलर को वहां की चांसलरशिप मिल गई प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की तरफ से। चांसलरशिप वहां की सबसे बड़ी पोस्ट है, तो उसे वो प्रेसिडेंट ने दे दिया और अब उसके बाद तो वो डेमोक्रेसी को खत्म ही कर देगा, उसे चाहिए भी नहीं थी डेमोक्रेसी। Hitler achieved the highest position in the cabinet of ministries on 30 January 1933 और उसको सबसे highest position मिल गई। Hitler now set out to
डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब वो निकल गया भाई, उसे डेमोक्रेसी तो चाहिए नहीं थी। डेमोक्रेसी के जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, रूल्स थे, उन सबको उसने डिसमेंटल कर दिया, तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया। The Fire Decree of 28 February 1933 suspended civil rights like freedom of speech, press and assembly. अब ये भाई फायर डेक्री क्या है, जो कि 28 फरवरी 1933 में हुआ, जिसकी वजह से सिविल राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली, ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो फायर डेक्री क्या हुआ, वहां के पार्लियामेंट में ना आग लग गई थी, और लोगों का कहना है कि पता नहीं आग कैसे लगी, बट ये जो आग है ना, हिटलर ने लगवाई थी। Communists were hurriedly packed off to newly established concentration camps. अब यहाँ पे ये कंसंट्रेशन कैंप ऐसा लग रहा है कि नाम सुन के तो यहाँ तो लोग कंसंट्रेट करने जाते होंगे, उन्हें तुरंत ही पैक ऑफ करके वहां भेज दिया गया। क्या है ये कंसंट्रेशन कैंप्स, चलिए जानते हैं आगे। All political parties were banned. Special surveillance and security forces were created to control the people and rule with impunity. अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी थी उन सबको बैन कर दिया गया, अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी सर्वेलियंस बनाए गए और कंट्रोल करने जाया लगा पूरे पीपल पे। द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड ऑन 3 मार्च 1933। अब एक फेमस इनेबलिंग एक्ट है, उसको पास कर दिया गया 3 मार्च 1933। आप देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी जनवरी में कहाँ वो चांसलरशिप बना, फिर 28 फरवरी को उसने फायर डिक्री कर दी, एंड नाउ ऑन 3 मार्च, इतनी जल्दी। This act gave all powers to Hitler and established dictatorship in Germany. और इस एक्ट के तरफ से, इस एक्ट के माध्यम से हिटलर को सारी पावर्स मिल गई, जितनी भी पावर्स थी जर्मनी में, और वहां से जर्मनी एक डिक्टेटरशिप के रूल में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुलिस फोर्सेस की यहाँ पे अलग अलग है। गेस्टापो ये एक सीक्रेट पुलिस थी, स्टॉर्म ट्रूपर्स ये नॉर्मल पुलिस थी, और एसएस पुलिस। The regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers were the existing police forces. तो ये तो existing थे। Additional police forces were also raised. अब additional में बनाया गया था Gestapo, जिसको हम secret state police कहते हैं, the SS, the protection squad, criminal police and the security service, और इन्हें भी बनाया गया जिसे हम SD कहते हैं शॉर्ट में। रिकंस्ट्रक्शन, अब उसने रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। इकोनॉमिस्ट ज़िल्मर साक्चाक were given the responsibility of economic recovery. अब यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम शायद से ज़िल्मर सचक है या जो भी इनका नाम है, पता नहीं, अलग अलग वेज होते हैं लोगों के प्रोनाउंस करने के। उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इकोनॉमिक रिकवरी की। He initiated a state-funded work creation program to ensure full production and full employment. अब उसे क्या कहा गया कि एक स्टेट फंडेड एक वर्क क्रिएशन प्रोग्राम को लागू करो, जिससे कि जितने भी लोग हैं उन सबको फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इनकी फोटो आप देख सकते हो, ज़ाल्मर सचक की या फिर ज़ाल्मर सचक, जो भी नाम है इनका। द फेमस ऑटोबन एंड Volkswagen were the results of this period. सब जो फेमस ऑटोबन एंड Volkswagen है, ये सारे जो है इस पीरियड के रिजल्ट थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली ये सारे कार्स ही हैं। He aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. अब उसने full production, full employment की ओर ध्यान दिया, वो भी किसके द्वारा, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा। हिटलर pulled out the League of Nations in 1933. अब वहाँ पे जो लीग ऑफ नेशंस बनी हुई थी उसको भी हिटलर ने हटा दिया। Reoccupied the Rhineland in 1936, और उसने दोबारा से रिनलैंड जो है, जो कि ले लिया गया था, उसको भी उसने वापस ले लिया। Integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire, One Leader, और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया भी ले लिया जर्मनी के अंदर 1938 में, और क्या स्लोगन दिया, एक इंसान, एक अंपायर और एक ही लीडर। He then took Sudetenland from Czechoslovakia. इस जगह से इसने ये सुडेटेनलैंड भी ले लिया। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ठीक है। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, और ना सुना जाने वाला एक सपोर्ट उसको किसका मिला था, इंग्लैंड का।
He chose war as a way out of the economic crisis. अब उसने एक war को ही रास्ता समझा इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का. Resources were to be accumulated through expansion of territory. और resources जो हैं उसको वापस से चाहिए थे टेरिटरी के एक्सपेंशन के द्वारा. In September 1940, Germany invaded Poland. अब सितंबर 1940 पे जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेड कर दिया, आक्रमण कर दिया. This started a war with France and England. और उसकी वजह से उसके साथ उसकी लड़ाई होने लग गई फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ से. लेकिन इंग्लैंड तो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था. बट नाउ अब जो गेम है वो उल्टा हो गया. यूएसए रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर. यूएसए ने भाई सोचा यार नहीं ही जाऊंगा मैं इस वॉर में, बट फिर वो जाता है. बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्बार्डेड पर्ल हार्बर, द यूएसए एंटर्ड द वॉर. लेकिन जब जापान ने हिटलर के सपोर्ट में एंटर किया वॉर के अंदर और उसने फिर बॉम्ब्स वगैरह फेंक दिए पर्ल हार्बर में जो कि यूएसए का है, तो यूएसए भी आ गया वॉर में. The war ended in 1945 with Hitler's defeat and the US bombing of Hiroshima and Nagasaki in Japan. अब जो वॉर है वो खत्म हो गया 1945 में, उसमें हिटलर हार गया और जो यूएस है उसने बॉम्बिंग कर दी हिरोशिमा और जापान के अंदर, नागासाकी और हिरोशिमा में. तो अगर जापान ऐसा नहीं करता तो जापान बच जाता. बट जब जापान ने ऐसे बॉम्बिंग कर दी तब हिटलर ने कहा, मेरा मतलब यूएस ने कहा भाई तू अब रुक, अब मैं भी आ रहा हूँ. और उसके बाद जापान की तो ऐसी की तैसी हो गई. आगे चलते हैं. नाजी वर्ल्ड व्यू. अब तो ठीक है मान लो हिटलर हार गया, उसके बाद वो मर भी जाते हैं. अब देखते हैं नाजी का वर्ल्ड व्यू कैसा था. अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी there was no equality between people but only racial hierarchy. अब नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई भी इक्वालिटी नहीं थी लोगों के बीच, सिर्फ रेशियल हायरार्की थी. कलर के आधार पे, पहनावे के आधार पे, दिखने के आधार पे. The Nazis began creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating those who were considered undesirable. अब उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया एक एम्पायर जिसमें सिर्फ प्योर जर्मन का ही रहना पॉसिबल था और बाकी सबको अनडिजायरेबल कंसीडर कर दिया. They wanted a society of pure and healthy Nordic Aryans. अब उनको एक सोसाइटी चाहिए थी एकदम भाई प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस चाहिए थे. Jews, gypsies, blacks, Russian, Poles, even certain Germans and abnormal were considered undesirable. और इन सबको उसने अनडिजायरेबल बता दिया. किन किन को? ज्यूज को, जिप्सीज को, ब्लैक्स को, रशियंस को, पोल्स को और बहुत सारे ऐसे जर्मन के लोग जो कि प्योर नॉर्डिक आर्यंस थे लेकिन कुछ अबनॉर्मलिटी के कारण किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, उनको भी अनडिजायरेबल कंसीडर कर दिया. The other aspects of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum और living space. अब जो दूसरी थी हिटलर की आइडियोलॉजी वो थी लिविंग स्पेस के अंदर उसको ज़्यादा विश्वास था कि हमें वॉर के बाद मतलब हमें जगह को कैप्चर करना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स वगैरह कंट्रीज वगैरह इन सबको कैप्चर करना चाहिए और लिविंग स्पेस जो है अपनी बढ़ानी चाहिए. Jews were the worst sufferers in Nazi Germany. अब जो Jews थे वो भाई सबसे ज़्यादा बुरे फंसे थे नाजी जर्मनी में. सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार किसके साथ हुआ था? Jews के साथ. Hitler believed in pseudo-scientific theories of the race, which said that conversion was no solution to the Jewish problem. It had to be solved through their total elimination. अब वो एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी पे बिलीव करता था कि जो ये सारे लोगों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम ऐसे ही नहीं सॉल्व कर सकते. बस एक ही रास्ता है सॉल्व करने का, उनको मार के, ये हटा के. From 1933 to 1938, the Nazi terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. और 1933 से 1938 के बीच में नाजी ने टेरिटरी पे कब्जा किया, थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर हुए वो, और उसके बाद ज्यूज को अलग अलग करते गए वो, और फिर उन्हें कहा कि तुम कंट्री को छोड़ के चले जाओ. The next phase 1939 to 1945 aimed at concentrating them in certain areas and then killing them in gas chambers in Poland. अब नेक्स्ट जो फेज था उनका वो 1939 से 1945 के बीच का था जो कि एम करता था उन्हें कंसंट्रेटिंग कैंप्स में भेज के, जो कि रियलिटी में गैस चैम्बर्स होते थे, वहां पे उन्हें मार दिया जाता था जो कि पोलैंड में था.
तो अब आपको पता चल गया जो उन्होंने कंसंट्रेटिंग कैंप्स में भेजा वो क्या था असली में, गैस चैम्बर था। द राशियल उटोपिया। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब जेनोसाइड मतलब ऐसे जो सर कलम कर देना वाला जो फंक्शन होता है, और वॉर जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड। जो पोलैंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया वो भी डिवाइडेड था। Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. अब पोल्स को कहा कि तुम इसे अपने घर प्रॉपर्टीज को छोड़ दो, और फिर उन्होंने जो यूरोप के लोगों को ऑक्यूपाई किया था उन्हें वो दे दिया। यूथ इन नाजी जर्मनी। भाई अब ठीक है, इतना सब कुछ तो कर दिया हिटलर ने, अब यूथ की क्या दशा हुई जर्मनी में, तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।